उनका पीपीटी प्रेजेंटेशन अलाउ कर दीजिए। सबको मैसेज डाल दो भैया ज्वाइन करने के लिए, बच्चों को भी। और कुछ तो नहीं करना है ना? ठीक है, बच्चों को भी मैसेज डाल दो। गुड मॉर्निंग सारंग सर. गुड मॉर्निंग सर, तुमच्या मागे तुम्ही जे बॅकग्राऊंडला इमेज लावलेली आहे ना, हा तिचं हॉरिझॉन्टल रोटेशन होतं का एकदा बघाल ना. ते आम्हाला दिसताना ना अपोजिट डायरेक्शन हे झालेलं आहे. अच्छा, एक मिनिट. गुड मॉर्निंग. उलटी दिसत आहे का ती? हो हो, उलटी दिसत आहे. आप लोग कांटेक्ट में रहना, कुछ कहना आता आता दिसत आहे का व्यवस्थित? नाही, फरक तर नाही, सेमच आहे. काय द्यायला सांगा सिस्टर. एक काम कराल तर, नाही तर बॅकग्राऊंडला फक्त लोगो ठेवा. आता पडला का काही फरक? पुन्हा हे झालं होतं ते पुन्हा झाले का? सरळ झाली का इमेज ती आता? नाही नाही ना, तशीच आहे. लोगो ठेवून बघा, गौतम सर जी? लोगो असेल तर. ज्वाइन कर लीजिए आप भी जी. हाँ जी, अंकित सर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. प्रेझेंटेशन वगैरे चेक झालेत ना सर? ऑनलाईन ट्रायल घेतलं तर अजूनही तशीच आहे का इमेज? इमेज मध्ये काही फरक नाही पडला. ठीक आहे ठीक आहे, आता आला. आला ना? हो. हेलो प्रिंसिपल सर. हाँ बोलिए बोलिए. सर जी आप एक बार डायरेक्टर सर से भी कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा थोड़ा सा. ठीक है. हाँ जी. कौन से इसमें चला रहा है ना? गूगल मीट है क्या है? हाँ जी, मीट. आपने भेजा नहीं है, लिंक भेजो तो. म्यूट कर दो आप अपने को. अंकित सर, गाड़ी की चाबी आप ही के पास है?
ठीक है। नहीं कर दिया सर। पूनम नाही लागला फोन. हाँ जी सर जी। सब बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि अभी 12 ही हुए हैं, 5-1 मिनट रुक जाते हैं। हाँ हाँ ओके सर जी ओके। अंकित 1 मिनट आना। सही है. यार सेटिंग कैसे करते हैं? खाएगी सेटिंग फोन लॉक ना हो जल्दी। बता. पासवर्ड सिक्योरिटी नहीं है। हाँ अल्लाह क्या करना है? अनलॉक नहीं होगी। तो क्या वो यानी कि टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं. लॉक स्क्रीन टाइम बढ़ा 10 मिनट कर दूंगा. यही कर पा रही थी। चलिए अब बैठिए सर लोग के पास है ना। मोबाइल आपने
बोलो। ये हेडफोन का है का सैमसंग का है? सही बात है। फिर खरीदो सस्ता सोना। क्या बता सकते? Dr. Deepika, I think we should start now. Okay, sir जी. Just a minute. Okay, sir. May I start? शुरू कर दीजिए मैडम। हाँ जी सर जी। Good morning. Welcome everyone. I would like to thank everyone for joining this webinar today, which was conducted by Vijayashree Ayurveda College and Hospital. Myself, Dr. Deepika Mehra, Assistant Professor from Kriyashari Department, Vijayashree Ayurveda College and Hospital. In today's session, we will go through the Ayurvedic perspective of Stree Roga,
to be presented by Dr. Ajay Bal sir, who is having an outstanding clinical and teaching experiences of 10 years in the field of Ayurveda. He also had participated in Ayurvedic ANC protocol established at All India Institute of Ayurveda, Delhi. Currently, he works in tribal area of Konkan region and also being part of Ayush schemes for pregnant women since 3 years. To being with, I would like to call Dr. Ganesh Jagtap sir, an associate professor and HOD of PTSR department, Vijayashree Ayurveda College and Hospital, for opening speech. I welcome हेलो you, sir. हेलो, मैं डॉक्टर गणेश विश्वनाथ जगताप, एचओडी ऑफ स्त्रीरोग प्रसूति डिपार्टमेंट, विजयश्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज स्त्रीरोग प्रसूति डिपार्टमेंट, विजयश्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्त्रीरोग मतलब शैक्षणिक दृष्टिकोण से स्त्रीरोग दैट इज गायनेकोलॉजी का वेबिनार आयोजित किया गया है. इस वेबिनार आयोजित करने के लिए सबसे पहले आदरणीय हेलो Yes, sir, you were audible, sir. आदरणीय स्नातक सर एंड स्नातक मैडम, वैसे अपने प्रिंसिपल श्री सारंग देशपांडे सर, इनका मैं आभारी हूँ, इन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया. सबसे पहले क्या है, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से स्त्रीरोग इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes sir, please go ahead. ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल जो चेंजिंग हो रहे हैं, स्ट्रेस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेन्स्ट्रुएशन लाइफस्टाइल, मेन्स्ट्रुएशन साइकिल, उस पर इफेक्ट हो रहा है. और जो मॉडर्न साइंस है इस पे जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एक तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है जैसे एंटीबायोटिक है, जो हार्मोनल है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, मतलब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है. और इस वजह से सिलेक्टिव नहीं है, जैसे हार्मोनल ट्रीटमेंट लो, जैसे एक विकार ले लो जैसे एंडोमेट्रोसिस, उसके लिए ट्रीटमेंट जैसे दिए हार्मोनल ट्रीटमेंट है, जैसे जीएनआर एनालॉग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है. मतलब ओनली वो इस पे एक्ट नहीं, यूट्रस पे मतलब आर्थोसिस पे एक्ट नहीं करते, वो सिस्टमिक इफेक्ट पे एक्ट करते हैं. उसकी वजह से उनके हार्मफुल इफेक्ट भी अभी सामने आ रहे हैं और उनके लिमिटेशन भी है उसके लिए. तो इसके हिसाब से हमें आयुर्वेद सीखना ही चाहिए स्त्रीरोग के हिसाब से. इसका वास्ट है, मतलब इसमें स्काई इज द लिमिट बोले, इसका इतना है. वैसे स्त्रीरोग में जैसे इनफर्टिलिटी में इसका उपयोग ज्यादा है, हमें आयुर्वेद से सीखना चाहिए. श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, पीसीओडी जो आपके सुश्रुत के हिसाब से उसका ग्रंथि आयुर्वेद भी बढ़ सकता है, आर्थिक दृष्टि बच सकते हैं, उसके में अपने आयुर्वेद का यूज बहुत हो सकता है. वैसे आयुर्वेद में दूसरी भी प्रोसीजर बहुत है, जैसे कि योनि दावन है, योनि पिचु है, योनि पूरण है. योनि पूरण का तो हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, मतलब सर्वाइकल यूरोजन में यष्टिमूल ग्रुप का इतना अच्छा यूज है कि बाकी के मॉडर्न के क्वार्टरी के हिसाब से भी इतना क्वार्टराइजेशन के बाद भी इतना इफेक्ट नहीं मिला, उतना योनि पूरण विद यष्टिमूल ग्रुप से मिल रहा है. दूसरा एक मैजिकल इफेक्ट ऑफ आयुर्वेद मतलब उत्तर बस्ती का तो इतना इफेक्ट अच्छा है इसमें. मेल इनफर्टिलिटी ले लो, फीमेल इनफर्टिलिटी ले लो, इवन दो जो ब्लॉकेज लैप्रोस्कोपिक कैनालाइसिस से ओपन नहीं हुए, वो उत्तर बस्ती सिंपल तेल की उत्तर बस्ती से ओपन हो गए. इसलिए आयुर्वेद पर्सपेक्टिव हमें क्यों सीख, आयुर्वेद पर्सपेक्टिव ऑफ स्त्रीरोग, इसलिए इसके हिसाब से हमें ये सीखना चाहिए. तो हम इसमें टॉपिक के लिए मैं आगे के लिए डॉक्टर दीपिका को ले फॉरवर्ड कर देता हूँ. डॉक्टर दीपिका. Thank you so much, sir. Now, I would like to call the principal, sir, Dr. Sarang Deshpande, sir, an associate professor of Rashashastra and Bhasaji Kalpana, to welcome our guests and to thank them for arranging such a wonderful session. नमस्कार. थैंक यू डॉक्टर दीपिका. सबसे पहले आज के इस वेबिनार में उपस्थित हमारे चेयरमैन श्री स्थापक सर, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अजय राज बाल सर, एचओडी ऑफ स्त्री रोग डिपार्टमेंट डॉक्टर गणेश जगताप सर, आज के इस वेबिनार को कंडक्ट करने वाले होस्ट डॉक्टर दीपिका मैडम और विजयश्री आयुर्वेद कॉलेज के सभी शिक्षक वृंद, सभी विद्यार्थी और आज के इस वेबिनार में ज्वाइन विभिन्न राज्यों से, विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेजेस से ज्वाइन हुए
अलग अलग टीचर्स और स्टूडेंट्स, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो शिक्षा की दृष्टि से स्टूडेंट्स लोगों का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने और हमने ये तय किया, हमने इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि भले ही शैक्षणिक स्तर पे तो नुकसान काफी हुआ है, लेकिन शिक्षा के स्तर पे काफी सारे अलग अलग एवेन्यूज भी ओपन हुए हैं, जैसे कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग वेबिनार और वेबिनार का बहुत सारा आयोजन पिछले 1 साल में हो गया है। इसलिए हमने भी ये अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि अलग अलग जो एक्सपर्ट्स है ये पिछले कई महीनों से काफी एक हो गए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग कॉलेजेस में वो अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू, ऑनलाइन वेबिनार्स के थ्रू उनको और उनकी एक्सपर्टी को सुनने का मौका काफी सारे लोगों को मिल रहा है। तो ये काफी पॉजिटिव चीज इन कुछ महीनों में हुई है। तो हमने भी ऑन बिहाफ ऑफ विजयश्री आयुर्वेद कॉलेज ये तय किया कि हम भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, इस आयोजन का और आज जो नए एवेन्यूज ओपन हुए हैं उनका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हुए विभिन्न एक्सपर्ट्स को विभिन्न सब्जेक्ट्स को लेके आमंत्रित किया जाए और जो स्टूडेंट का इस पेंडेमिक में जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उनको कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश की जाए। तो यही उद्देश्य रख के हमने इस वेबिनार का आयोजन आज किया है। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अजयराज बार सर, जो मेरे काफी अच्छे मित्र भी है और ही इज अ वेरी रिनाउंड एंड एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट, और वो वर्क कर रहे हैं कोकन के एक छोटे से गांव खेड़ में एज ए एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट। वो वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये भी एक मुख्य कारण था उनको इस वेबिनार के लिए निमंत्रित करने का कि आज हमारे स्टूडेंट्स उनसे ये सीखे कि आपकी एक्सपर्टी आप बहुत रिमोट एरिया में जाके भी यूज कर सकते हो, काफी इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, और समाज भी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, आयुर्वेदिक सर्जन्स और एमएस गायनेकोलॉजिस्ट, इन लोगों को उतनी ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है और अपने लोग भी उतनी ही प्रभावी तरीके से अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो डॉक्टर अजयराज बार सर बहुत अच्छी तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके साथ साथ वो एक काफी अच्छे एकेडमिशियंस भी है। तो मैं आशा करता हूं कि उनकी एक्सपर्टी का और उनके इस वेबिनार का सारे स्टूडेंट्स लोगों को और सारे टीचर्स लोगों को इवन काफी अच्छी तरह से फायदा होगा। वो काफी अनुभव अपने शेयर करेंगे ऐसे एरिया में वर्किंग करने के और स्त्री रोग से रिलेटेड डिफरेंट फ्यूचरिस्टिक एवेन्यूज के। तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। तो अब मैं दीपिका को आमंत्रित करता हूँ आगे के प्रोग्राम के लिए। Thank you very much, Principal Sir. So now, without any further delay, I would like to call Dr. Ajay Raj Sir to start our today's lecture. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Okay. I want to present my slide. Can you allow me the option? Slideshow. You can click onto that present now button and share your slide. Okay. Right side corner. Dr. Deepika, please guide them accordingly. Click on present now. Yeah. Present now. Your entire screen, a window, a tab. The things are there. Please select a window.
a window. Okay. Okay, I will start my session. Today I am going to express my thoughts about Ayurvedic perspectives of gynecology, as this session is directed entirely for the third year student which are which have taken this admission into third year, as well as they are currently studying the syllabus which is described in gynecology and obstetrics. तो ज़्यादातर जो विद्यार्थी है उनका हिंदी मीडियम होने की वजह से, जैसे आपसे जो रिक्वेस्ट आया है, मैं अपने विचार हिंदी में शेयर करना चाहूँगा। तो आयुर्वेद में कौमारभृत्य इस नाम से स्त्रीरोग का जो शास्त्र है वो डिस्क्राइब किया गया है। कौमारभृत्य तंत्र में मुख्यतया कुमार वर्ण। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है। नाउ को ये आपका लैपटॉप आप खोलते जाएंगे Please select the windows so that you will be able to share your presentation, sir. Click on present now, then click on a window. Before that, you will have to presentation, sir. माइक ऑन कीजिए सर। कॉल नहीं है ना, मैं बोलना। Excuse me, sir. You are not audible, sir. Tidak, lama sih kan? Nah, kalau lama bisa sih. Lama. Yes, sir. The screen is visible. Clicking your mobile screen. as I am not able to share the screen. Okay. You can share. Can you share to the email? Email. Yeah. So that the organizer can present it. Can you open the presentation in mobile, sir? Because Yeah, the yeah. mobile screen is visible, sir. It will work. And just click on the play button. Yes, please. Please. Okay, so it is visible. You can start the session. Yeah. So in Ayurveda, the Kamar Bhrata Tantra is not separately described in the Arsh Granthas, but it is described in Charak Samhita, Shusra Samhita, Brihatrayi and Laghutrayi. So the text is dispersed
please switch off your mic on your mobile, please, sir. Okay. Please open the meet app. Now, स्कोप ऑफ कमर वृत्त तंत्र If you are getting any type of problem, you can start without PPT also. I request you to please open the Google Meet app in your mobile and then switch off your mic, sir. Pardon? Please open the Google Meet app in your mobile Okay. and then switch off the mic. If the mic is still on. Yeah. Okay, so your link to direct. let me share it. I think your mic is still on. Anuj, can you open his mic with his mobile? Yeah, now it is switch off. Okay. कमर वृत्त तंत्र, इसका जो स्कोप है वो डे टू डे आज का जो साइंस है उसमें ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी, न्यूरोनोटोलॉजी और पीडियाट्रिक इन 4 डिपार्टमेंट में इसका स्कोप देखा जाता है। स्त्री रोग, संचयते शुक्र शोणिते अस्याम सा स्त्री, ऐसी स्त्री की गई है। स्त्री के शरीर में शुक्र और शोणित इसके साथ साथ गर्भ की भी धारणा होती है और स्त्रियों के जो रोग होते हैं उनके साथ स्त्री रोग का संबंध आता है, जो स्त्री गर्भ की निर्मित के लिए आवश्यक है। स्त्री को अर्थ के साथ, धरती के साथ कंपेयर किया गया है। जिस प्रकार धरती जल, बीज इनका ग्रहण करती है और उसके बाद में नवनिर्माण होता है, उसी तरह स्त्री यह शुक्र और शोणित इनका ग्रहण करती है और उसके बाद में गर्भ की उत्पत्ति होती है। गायनेकोलॉजी ये जो शब्द है यह ग्रीक शब्द गायनो यानी कि वुमन और लोगोस मीन्स साइंस, इससे डिराइव किया गया है। This branch of medicine dealing with the diseases of genital tract in women. सुश्रुत संहिता में गायनेकोलॉजी के स्कोप के बारे में बताया गया है। यह शास्त्र आर्तवादी दोष यानी कि आर्तव स्त्रोतस, रज, गर्भाशय इत्यादि जो अवयव है उनके दोषों के बारे में, स्तन्य एवं धात्री रोग चिकित्सा, स्तन्य की उत्पत्ति, स्तन्य के दोष, धात्री जिसे दाई कहा जाता है उसके रोगों की चिकित्सा एवं स्तन रोग, स्तन में स्तन विद्रधि, स्तन कीलक इत्यादि व्याधियां पाई जाती है। वंध्यत्व, जो स्त्री गर्भ निर्मित में असमर्थ होती है उसे वंध्या स्त्री कहा जाता है।
इन स्त्रियों के उपचार, उनका निदान, संप्राप्ति, इन सभी का अध्ययन स्त्री रोगों के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में मूढ़ गर्भ प्रतिषेध, प्रसूति के समय किसी कारणवश अपान वायु के विकृति के कारण जो गर्भ अवरुद्ध हो जाता है, उसका निदान एवं चिकित्सा, इसका वर्णन मूढ़ गर्भ में किया गया है। हमारे आयुर्वेद में मूढ़ गर्भ चिकित्सा के अंतर्गत वामदेवीय प्रसव यानी कि LSCS का भी उल्लेख है। बाद में गर्भिणी के रोग, गर्भ के उपलक्ष्य में स्त्री में जो व्याधियां उत्पन्न होती है, जिसे गर्भोपद्रव भी कहा जाता है, इन व्याधियों का निराकरण यह स्त्री रोग के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हमें स्त्री के शरीर की रचना और क्रिया, इनका पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए मैं कुछ पारिभाषिक शब्दों का यहाँ पर उल्लेख करता हूँ, जिसमें आर्तव व स्त्रोतस है, जिसका मूल स्थान गर्भाशय और आर्तवाहिनी धमनी कहा गया है, और इनके विद्ध होने से मैथुनासहिष्णुत्व और प्रजनन में असमर्थता यह दोष उत्पन्न होता है। उसके बाद में स्तन्य व स्त्रोतस, ये बहिर्मुख स्त्रोतस है जो विशेषता स्त्रियों में पाए जाते हैं, और इनका प्रमुख कार्य जो है वो गर्भ प्रसूति के पश्चात अपत्य के पोषण के लिए इनका उपयोग होता है। गर्भाशय और त्रैवर्ता योनि, स्त्रियों में त्रैवर्ता योनि से हमें योनि का बाह्य भाग, अपत्य पद और गर्भाशय, इन तीनों का ज्ञान होता है। अगर इनमें कोई दोष है तो हमें जो गर्भजनन, ये जो मुख्य कार्य है स्त्री का, वो हो नहीं पाता है। बाद में स्त्री विशिष्ट मर्म, 8 मर्म जो बताए गए हैं, ऋतुचक्र, रज एवं आर्तव उत्पत्ति, तद्वर्षात द्वादशात काले वर्तमान सुख पूर्णा जरापक्व शरीराणाम याति 50 शताक्षय। स्त्रियों में 12 साल के बाद में रज की उत्पत्ति होती है और याति 50 शताक्षयम, 50 साल तक यह रज प्रवृत्ति शुरू रहती है, और इस दौरान जो ऋतुकाल होता है उस समय में गर्भ उत्पत्ति होती है। आर्तव, रज, शोणित, रक्त, यह विभिन्न पर्याय है। यह जो आर्तव है, इसके बारे में हमारे ग्रंथों में जो जो वर्णन आया है, इसे रसक रूप माना गया है। इसका प्रमाण 4 अंजलि बताया गया है, और हर एक माह में 3 या 5 दिन तक इसकी प्रवृत्ति शरीर से होती है। यह आर्तव प्रवृत्ति होने के बाद में जो 12वां है, उस समय ऋतु का, ठीक है सर, ठीक है। इस समय में अगर शुक्र का संचय हुआ स्त्री शरीर में तो गर्भोत्पत्ति होती है। इस आर्तव की दृष्टि होने की वजह से गर्भ उत्पत्ति नहीं होती है, तथा गर्भ उत्पत्ति होने के बाद में भी उसमें कई दोष पाए जाते हैं। इसीलिए इनका विचार अष्ट आर्तव दृष्टि के अंतर्गत किया गया है। और एक व्याधि है जिसको रक्त प्रदर कहा जाता है। इस रक्त प्रदर में स्त्रियों के शरीर में अत्यधिक रक्त प्रवृत्ति होती है। इस रक्त प्रदर का निदान, संप्राप्ति और चिकित्सा, इनका सविस्तर वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। बाद में आर्तवक्षय, आर्तवक्षय यथोचित कालात अदर्शनम अल्पता व योनि वेदना से। बहुत बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इस प्रकार के जो पेशेंट्स हैं वो अभी बढ़ रहे हैं, जिसे हम PCOS कह सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसका कोरिलेशन हम आर्तवक्षय के साथ करते हैं, और इसकी चिकित्सा के बारे में थोड़ा परामर्श हम बाद में करने ही वाले हैं। इसके बाद की जो अवस्था है वो आर्तवनाश। कुछ स्त्रियों में 50 साल के पूर्व
आर्तवनाश की स्थिति पाई जाती है, जहां पर जो रजो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, और कुछ स्त्रियों में निसर्गतः 50 साल के बाद में आर्तव प्रवृत्ति नहीं होती है। योनि व्यापत यह एक जो विषय है, यह हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में विशेषतः सब स्त्रियों के जितने भी व्याधि है उनका समावेश योनि व्यापद में किया गया है। चरक संहिता में योनि व्यापद के कुछ प्रकार वर्णन किए गए हैं। कुल मिलाकर 20 योनि व्यापद होते हैं। उनमें वातज 11, पित्तज 3, कफज 1, त्रिदोषज 1, वात पित्तज 2 और वात कफज 2। इस प्रकार इन योनि व्यापदों का वर्णन किया गया है। इन योनि व्यापदों का हेतु, उनकी संप्राप्ति तथा निराकरण, इनके बारे में भी सविस्तर जानकारी दी गई है। और वात दोष मुख्यतया योनि व्यापदों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सभी योनि व्यापदों में वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए, इस प्रकार मार्गदर्शन किया गया है। चिकित्सा के अंतर्गत हेतु विपरीत चिकित्सा, उसके बाद में औषध चिकित्सा, भिन्न भिन्न तरह के कल्प, जैसे कि चंद्रप्रभा गुटिका योगराज है, उसके बाद में पंचकर्म उपचार और स्थानिक चिकित्सा, जिसके बारे में हम बाद में सविस्तर विमर्श करेंगे। योनि व्यापदों की चिकित्सा का सूत्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें विधि पूर्वक शोधन चिकित्सा, जिसके अंतर्गत जिसको हम पंचकर्म चिकित्सा भी कहते हैं, जिसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य, इनका उपयोग किया गया है। संहिता में रक्तमोक्षण का उल्लेख किया गया है। तो हर एक शोधन का पूर्वकर्म होता है, उसका उपकर्म होता है, पश्चात कर्म होता है, संसर्जन क्रम होता है। संसर्जन क्रम में अग्नि का वर्धन किया जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक शोधन करना यह एक महत्वपूर्ण घटना है। विशेषतः वात शामक चिकित्सा करना चाहिए। उत्तरबस्ती का भी प्रयोग योनि व्यापदों में किया गया है। और स्थानिक चिकित्सा, आजकल हम देखते हैं व्यवहार में अलग अलग तरह के औषध आते हैं जो योनि मार्ग में, जिसको हम पेसरी बोलते हैं, या गुद मार्ग में जिसको हम सपोजिटरी बोलते हैं, उनका प्रयोग किया जाए। लेकिन हमारे आयुर्वेद में 5000 साल के पहले स्थानिक चिकित्सा का उपयोग हम करते थे और उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिलता है। स्त्री वंध्यत्व, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। आचार्य हारित ने, महर्षि हारित ने वंध्यत्व के कुल 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें बाल्यावस्था में गर्भकोश भंगजन्य वंध्यत्व, काकवंध्या यानी जिस स्त्री को एक बार अपत्य प्राप्ति हुई है मगर बाद में अपत्य प्राप्ति नहीं हो रही है, अनपत्या जिसे कभी गर्भधारणा ही हुई नहीं है, गर्भस्रावी जिसको गर्भ धारणा तो होती है मगर वह बच्चे टिक नहीं पाते हैं, उनका स्त्राव होता है, मृतवत्सा जिसका गर्भ यह जन्म के पश्चात तुरंत ही मृत हो जाता है, और बलक्षय धातुक्षय जन्य या वार्धक्य जन्य स्थिति की वजह से उस स्त्री में धातुक्षय होने की वजह से गर्भधारणा नहीं हो पाती, वह बलक्षय। ऐसे वंध्या के 6 प्रकार बताए गए हैं। चरक संहिता में वंध्या, अप्रजा और सप्रजा ऐसे 3 प्रकार बताए गए हैं। वंध्या जो है उस स्त्री को गर्भधारणा कभी भी नहीं होती है, इसलिए उसे वंध्या कहा जाता है। अप्रजा इस प्रकार में गर्भधारणा तो होती है लेकिन गर्भस्राव होता है। और सप्रजा जिस स्त्री को 1 या 2 बार गर्भधारणा हो चुकी है लेकिन
उसे बाद में गर्भधारणा नहीं होती है उसको सप्रजा कहा जाता है। वंध्यत्व की जो चिकित्सा है उसके लिए पंचकर्म का उपयोग करना चाहिए। पुरुष को मधुर औषधि सिद्ध क्षीर और घृत और स्त्री को तैल मांस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है हमारे संहिता में वाजीकरण चिकित्सा हम अलग से करते हैं। इस वाजीकरण चिकित्सा में विशेषतः पुरुषों के लिए और रसायन चिकित्सा इसका भी वर्णन किया गया है, जहां पर सर्व धातु परिपूर्णता आने के लिए हमें विशेष उपचार के लिए, लेकिन वंध्यत्व के लिए ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है कि हमें इस तरह से चिकित्सा करने के बाद में हमें इस तरह से इसका परिणाम दिखेगा। हमारे आयुर्वेद में कोई भी जो व्याधि है उसके लिए स्वतंत्र रीत्या ऐसी कोई चिकित्सा का प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण शरीर का विचार करके त्रिविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा इनका उपयोग करके जो दोषों की जो असाम्यता है उसको साम्यता लाने के लिए शोधन, संशोधन, बाद में औषधि चिकित्सा, आश्वासन चिकित्सा, इन सब का हम उपयोग करते हैं। का जो विषय है वो है रजो निवृत्ति। जैसा कि बताया गया है कि 50 साल के बाद भी स्त्रियों में स्वाभाविक रीत्या रजो निवृत्ति, रजक्षय या रजोनाश इसके पर्याय शब्द है देखा जाता है। और इस अवस्था में जो धातु है उनमें क्षयात्मक अवस्था आने की वजह से स्त्रियों में अनेक विविध प्रकार के व्याधि पाए जाते हैं। हम इस विषय पर स्वतंत्र रीत्या अभी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमारे पास ऐसे कुछ योग है जिसका हम संशोधन कर रहे हैं कि जो रजो निवृत्ति की अवस्था में स्त्रियों को लाभकारी हो, क्योंकि यह जो विषय है यह विषय आज एलोपैथी की तरह से भी और हमारे तरफ से भी थोड़ा सा दुर्लक्षित हो गया है। स्त्रियों में जो व्याधि पाए नहीं जाते हैं, जो रजो प्रवृत्ति अगर उनकी शुरू है उस वक्त नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि कार्डियक डिसीजेस है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर हार्ट डिसीजेस जिसमें हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं या फिर मेटाबॉलिक डिसीज डायबिटीज है। इस तरह के जो विकृतियां हैं वो स्त्रियों में नहीं पाई जाती है, वो रजो निवृत्ति के पश्चात इनमें पाई जाती है। तो इनकी तीव्रता कम होने के लिए हम विशेष कार्य अभी कर रहे हैं। हमारे जो आयुर्वेद का बल स्थान जिसे हम कहे या जो हमारी स्पेशलिटी है वो है स्थानिक चिकित्सा। इनमें योनि पिछू, योनि धावन, योनि धूपन, योनि वर्ती, योनि पूर्ण, योनि लेपन, क्षार कर्म और अग्नि कर्म इत्यादि चिकित्साएं की जाती है। योनि पिछू में औषधि तैल या घृत में पिछू को भिगोकर योनि में रखा जाता है। उस स्नेह की वजह से वहां पर उत्तम रीत्या चिकित्सा होती है। योनि धावन और धूपन इनमें लेखन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। योनिवर्ती में साधारणतया अंगुष्ठ के आकार की द्रव्य की वर्ती बनाई जाती है। योनि पूरन, योनि लेपन यह भी विशेष उपचार स्थानिक चिकित्सा के अंतर्गत किए जाते हैं। स्त्रीरोग के बारे में हमने देखा, वैसे प्रसूति में भी हमारे कुछ विशेष ऐसे टॉपिक्स है जिनमें हम गर्भाधान विधि के बारे में कह सकते हैं। इसका कहीं भी विचार मॉडर्न के टेक्स्ट बुक में या फिर उन्होंने नहीं किया है कि गर्भाधान यह एक विधि हो सकता है, यह एक संस्कार हो सकता है। हमारे यहाँ पर शरीर शुद्धि पंचकर्म के द्वारा और उसके बाद में ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य के पालन के पश्चात ऋतुकाल में केवल पुनरुत्पादन के लिए मैथुन का प्रयोग कहा गया है। और इस मैथुन के प्रयोग के अंतर्गत गर्भाधान विधि का वर्णन है। और यहाँ पर जो विधि बताई गई है
कुछ विधि में शरीर और मन इन दोनों का उत्तम विचार किया गया है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि केवल शुक्र और शोणित के संयोग से आत्मा का संयोग हो जाने के बाद में ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। यह जो आत्मा है, यह आत्मा का संचार अवकाश से होता है, और अगर हम शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि करें तो उत्तम संतान की प्राप्ति हमें हो सकती है। अच्छी जो आत्मा है उसका प्रवेश गर्भ में होकर उत्तम संस्कारी ऐसे सुप्रजा का निर्माण हो सकता है। गर्भिणी परिचर्या, गर्भिणी अवस्था में आचार रसायन बताया गया है। यह आचार रसायन है, इसमें क्रोध न करना और अन्य कुछ चीजें जो जिनका पालन करना बताया गया है। इसकी वजह से निश्चित ही लाभ होता है। हर एक माह में गर्भिणी का आहार कैसा हो, विहार कैसा हो, किन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, इसके सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अभी हम देखते हैं गर्भस्राव और गर्भपात, यानी कि 4 माह पहले जो आम गर्भ है वो शरीर से विस्तृत हो जाना, या फिर दिन पूरे होने के पहले ही प्रसूति होना इत्यादि जो कारण है, इसमें हमें विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियों का अतिशय लाभ होता है। प्रसव परिचर्या, प्रसवावस्था में नैसर्गिक रीत्या प्रसूति हो, किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के उपक्रम बताए गए हैं, जिसे हम प्रसव परिचर्या के अंतर्गत सिखाते हैं। सूतिका परिचर्या, मॉडर्न साइंस में कहीं पर भी सूतिका के बारे में इस तरह का विचार किया नहीं गया है। सूतिका व्रणी होती है, क्षति होती है, उसका रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव के बाद में उसका अग्नि वैषम्य होता है। तो यहाँ पर उदर पट्टबंधन, बाद में पेया विलेपी, इस तरह संसर्जन क्रम के द्वारा अग्नि के बल को बढ़ाना, गर्भाशय शुद्धि का विचार, कोष्ठ शुद्धि का विचार, इस तरह से सूतिका परिचर्या का बहुत अच्छी तरह से विचार हमारे यहाँ किया गया है। तो इसके बारे में हमें अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और इसका हमें हमारे प्रैक्टिस में बहुत लाभ हो सकता है। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ गायनेकोलॉजी, अभी ऐसे कुछ विषय हैं जिनके बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। अभी हम सबको पता है कि MCIM ने जो MS शल्य के जो लोग हैं उनको कुछ 58 टाइप्स के सर्जरी को परफॉर्म करने का जो राइट है वो दिया है, और अभी पूरे देश में IMA के जो लोग हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें भविष्य में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में, स्त्री रोग के बारे में हमें जानकारी लेना जरूरी है कि किस जगह पे क्या क्या व्यवधान हो सकता है। जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, PCPNDT एक्ट 1995 के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी का अधिकार मॉडर्न के कुछ विशेष लोगों को दिया गया है, जिन्होंने इस अंतर्गत ट्रेनिंग लिया हो, और हम लोग सोनोग्राफी नहीं कर सकते हैं। सोनोग्राफी रेफर करने के लिए भी कुछ विशिष्ट तरह का प्रिस्क्रिप्शन उनको देना पड़ता है। जहां पर हम प्रेग्नेंट पेशेंट का सोनोग्राफी करते समय हमें सोनोग्राफी क्यों करना है, इसका हमें इंडिकेशन लिखना पड़ता है। MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका एक्ट 1971 में बना था। जिस पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उसके कुछ इंडिकेशंस बताए गए हैं, जैसे कि फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बाद में इफ द प्रेगनेंसी इज गोइंग टू हार्म द फिटस और द मदर और द बोथ, और द प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप एटसेट्रा। इस तरह इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के कुछ व्यवधान है, और हर कोई MTP नहीं कर सकता है। ये जो दोनों लॉज है, PCPNDT एक्ट और MTP एक्ट, यह स्वतंत्र रीत्या बनाए गए हैं और हम इन्हें नहीं कर सकते।
बाद में आता है ट्यूबल लाइगेशन, जो कि एक नेशनल प्रोग्राम है, और इस नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत जिन जिन व्यक्तियों को जिन्हें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा गया है उन्हें गवर्नमेंट से सर्टिफाई किया जाता है और वो लोग ये कर सकते हैं। इन तीनों को छोड़कर जो अन्य सर्जरीज है जैसे कि LSCS है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेक्टोमी, एब्डोमिनल वजाइनल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, माइनर प्रोसीजर्स एंड लेबर मैनेजमेंट, इन सब को हम परफॉर्म कर सकते हैं। और आगे MCIM के द्वारा अगर हमारे लिए भी ऐसा कानून बनाया गया या कुछ उन्होंने उपाय किया तो ये ऑल ओवर इंडिया हम कर सकते हैं। ये जो सर्जरीज है ये आयुर्वेद में बताई गई है। लेप्रोस्कोपी अभी जो है अभी एडवेंट हो चुका है, लेकिन हम 21वीं सदी को अगर देखा जाए तो मेडिकल साइंस काफी प्रगति कर चुका है और इस तरह गायनेकोलॉजी में भी जो प्रगति हो गई है उसकी वजह से हम किसी भी व्याधि का निदान अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसके लिए हमें अल्ट्रासोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, उसी तरह अलग अलग तरह के जो हार्मोन प्रोफाइल है उनका हमें बहुत अच्छी तरह से फायदा होता है। जैसे कि अभी PCOD है, उसमें हम FSH, LH, प्रोलैक्टिन, बाद में अल्ट्रासाउंड, बाद में लेप्रोस्कोपी, इसका हमें अच्छी तरह से फायदा होता है। और ऐसा आयुर्वेद में भी कहा गया है कि वैद्य को विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और जिस शास्त्र में जो अच्छा है उसे लेना चाहिए। और ऐसा कोई भी शास्त्र किसी से बंधा हुआ नहीं है। अगर हम मन से पढ़ते हैं और उसके जो आवश्यक स्किल्स है उसे अगर हम आत्मसात कर पाते हैं तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ स्त्रीरोग एंड प्रसूति तंत्र। अभी तक हमने स्त्रीरोग और प्रसूति के बारे में कुछ विषयों की ब्रीफ में जानकारी ली, तो आगे चल के स्त्रीरोग और प्रसूति तंत्र में क्या स्कोप हो सकता है। महाराष्ट्र में हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच रहता है। आयुर्वेद के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन बेसिक प्रिंसिपल्स का हमें डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरह से लाभ होता है और हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से समझाने के बाद में वो जो पेशेंट्स है वो भी उस तरह के उपक्रमों को तैयार होते हैं। तो कुछ ऐसे डिसीजेस है जिनके बारे में भविष्य में चलकर हम आयुर्वेद और एलोपैथी का संगठन किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एलोपैथी में क्या प्लस पॉइंट्स है। एलोपैथी का जो डिसीज का कंसेप्ट है, डिसीज की जो जानकारी है, जितने भी उनको जानकारी है उनका जो स्टडी रहता है वो क्लिनिकल ट्रायल्स, बाद में केस स्टडीज बहुत ज्यादा रहता है, उसके बाद में ओपिनियन देते हैं, ओपन डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के थॉट शेयर करते हैं। हमारे आयुर्वेद में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग बताते बहुत ज्यादा है, हमें ये आता है, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनकी कारण मीमांसा जब पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो लोग बता नहीं सकते। यह खेदजनक है। तो आगे चल के हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो स्टडी है वो बढ़ाना चाहिए। हमें क्लिनिकल ट्रायल्स पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसके बाद में जो साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए किसी चीज को, जिसे हम रिसर्च कहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड, उस तरह का काम हमें आयुर्वेद में करना चाहिए ताकि आयुर्वेद की बढ़ोतरी हो। सो इनफर्टिलिटी एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज हम देखते हैं कि विवाह का जो वय है वो बढ़ता जा रहा है। आयुर्वेद में बताया है कि स्त्री का विवाह योग्य वय 16 है, पुरुष का 25 है, मगर अभी करियर ओरिएंटेड होने की वजह से स्त्रियों और पुरुष इन दोनों में हमें इनफर्टिलिटी ज्यादा दिख रही है। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल अब्यूज, इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज, इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज्यादा मानसिक तान तनाव देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है।
सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बैठकर काम करना और व्यायाम का अभाव, इसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। हम बहुत जगह पे कैंप्स लेते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, वहां पर एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी हम कैंप लेते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि एडोलेसेंट गर्ल्स में, मैं ट्राइबल एरिया में काम करता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वेट गेन ज्यादा हो रहा है लोगों में, और जो फूड होता है ईटिंग हैबिट्स, उसमें ज्यादातर फास्ट फूड्स और बाहर का खाना। ऐसा देखा गया है कि सुबह में माँ बाप बच्चों को पैसा देते हैं, ये 10 रुपए लो, 20 रुपए लो, 30 रुपए लो, और नाश्ता बाहर ही कर लेना, बाहर ही खा लेना, और शाम का ही खाना बच्चे खाते हैं। तो यह बहुत गलत हो रहा है। जो माताएं हैं उनका भी कर्तव्य है कि हमारे बच्चों को अच्छी तरह से आहार मिले, उनका पोषण अच्छे से हो। और ये जो मेटाबॉलिक डिसीज है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये जो बढ़ रहा है, इसका संबंध इनफर्टिलिटी से है, डायबिटीज से है, बिकॉज दिस इज द डिसीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो जितना हम इसको कम कर सके उतना हम लोगों में फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। इनफर्टिलिटी में हम पंचकर्म का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जो भी औषधि हम प्रयुक्त करते हैं रुग्ण में, उस औषधि का पंचकर्म के उपरांत हमें बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। तो पंचकर्म सेंटर्स हमारे जो हम जहाँ पर प्रैक्टिस हो करते हो, या फिर हमारा खुद का सेटअप अगर हो पंचकर्म का, तो हमें इनफर्टिलिटी में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पीसीओएस में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। योनि व्यापक जितने भी स्त्रियों की व्याधि है, ये सब योनि व्यापक के अंतर्गत आते हैं। और इन व्याधियों का अच्छी तरह से अभ्यास करके, हमारे जो कल्प है विभिन्न प्रकार के, उनका अच्छी तरह से अभ्यास करके हमें योनि व्यापक में अच्छी तरह से यश मिल सकता है। सुप्रजनन, कई लोग इसे गर्भ संस्कार के नाम से भी कहते हैं। आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो मेट्रो सिटीज है, इनमें ये काफी प्रचलित हो गया है। लोगों को ऑर्गेनिक बेबी चाहिए, नेचुरल बेबी। इसके लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस सुप्रजनन के अंतर्गत हम जो गर्भाधान विधि में बताया गया है, उन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं। पंचकर्म कर सकते हैं, योग है, प्राणायाम है, इनको हम बता सकते हैं। तो इसका निश्चित रूप से अच्छी तरह से हमें उपयोग होता है। जामनगर में गर्भ विज्ञान केंद्र है, जहाँ पर उत्तम रीत्या कार्य इस पर हो रहा है, और जिनको इंटरेस्ट हो ऐसे स्टूडेंट वहां पर जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है। गर्भिणी परिचर्या, जैसे कि मैंने पूर्व बताया, गर्भिणी परिचर्या ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी है। यहाँ पर जो बताया गया है, आचार रसायन हो, आहार हो, विहार हो, वह कहीं पर भी बताया गया नहीं है। सूतिका परिचर्या के बारे में मैंने बताया, उदर पट्टबंधन हो या कुछ द्रव्य हो, कोष्ठ शुद्धि हो, अग्नि का वर्धन हो, स्तन्यवर्धक चिकित्सा, इन सब का विचार इसमें किया गया है। योग, पंचकर्म सेंटर, ब्यूटी क्लिनिक, ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं एलोपैथिक ड्रग्स के, जो स्किन एंड ब्यूटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारे कुछ बच्चे, हमारे यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा है इसके लिए 2 साल का, आयुर्वेदिक ब्यूटी के बारे में वहाँ पर सब सिखाया जाता है। और पंचकर्म का भी डिप्लोमा और डिग्री भी है 3 साल का। योग का 2 साल का कोर्स है। तो आगे चलकर इन सब चीजों को अनन्य साधारण महत्व भारत और भारतवर्ष के बाहर भी बहुत है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक व्याधियों के लिए हमें उपचार मिल सकता है। ज्यादातर लोग बैठकर काम करते हैं, व्यायाम का अभाव होता है। ऐसे लोगों को पंचकर्म और योगा थेरेपी से सभी तरह की व्याधियों में अच्छे तरह से हमें फायदा हो सकता है। जेरिएट्रिक क्लिनिक, जैसे कि मैंने बताया,
रजक्षय रजोनाश होने के पश्चात स्त्रियों में बहुत सारे व्याधि उत्पन्न होते हैं और वह व्याधित अवस्था में है ये उनको भी पता नहीं होता। तो ऐसी स्त्रियों में अगर हम उन स्त्रियों के लिए कुछ कर पाए कि जो स्त्रियां घर के लिए बचपन से लेके संपूर्ण ऊर्जा उनकी लगाती है, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए बहुत कष्ट करते हैं, उनके लिए अगर इस क्लिनिक के माध्यम से अगर हम कुछ कर पाए तो हमें समाज के लिए कुछ योगदान हम दे सकते हैं। मेरे ख्याल से हमने काफी विचार विमर्श इसके ऊपर किया है। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मेरे विचार शेयर करने का चांस मिला, इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। हेलो, Yeah, you are audible, ma'am. हाँ जी, thank you so much, Dr. Ajay Raj sir, for sharing your experience. Proceeding further ahead, in the case of any query or question, you may ask and clear it with our expert through chat box or by addressing him directly. सभी पार्टिसिपेंट्स और विद्यार्थियों से विनती है कि अगर उन्हें कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स के थ्रू वो अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हेलो, हेलो, If anyone have any type of doubts, you can clear it with Dr. Ajay Raj sir. डॉक्टर बाल सर, डॉक्टर बाल सर, हाँ, मैं एक क्वेरी मैं मेरी पूछना चाहता हूँ कि जनरली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी काफी सारा डाइट वगैरह प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेनली डाइट का ही वहाँ पे ज्यादातर रोल है। मेडिसिन वगैरह लेना काफी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और ऐसा देखा जाता है कि काफी सारा हाई प्रोटीन डाइट प्रिस्क्राइब होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, तो आहार को लेके हम आयुर्वेदिक इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं? आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन सा आहार हम ले सकते हैं, लेना चाहिए, उस हिसाब से क्या क्या हम अलग चीजें कर सकते हैं? जैसे कि हमने देखा है और हम पढ़ सकते हैं, गर्भिणी परिचर्या में बताया गया है, मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या जो है उसमें बताया गया है कि प्रथम मास में किस तरह का आहार लेना चाहिए, द्वितीय में कैसे लेना चाहिए। तो स्त्रियों में प्रायण मधुर औषधि, मधुर आहार ही प्रयुक्त होना चाहिए। और जो जैसे कि अभी हम देखें कि घर में बना हुआ आहार जो सुपाच्य हो और जिसमें कोई भी तीक्ष्ण द्रव्य प्रयुक्त ना हो, इस तरीके का आहार ही लेना चाहिए। दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए, घृत का प्रयोग करना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर प्रैक्टिस में कि पेशेंट्स नहीं लेते हैं, दुग्ध प्रयोग नहीं करते हैं, मधुर आहार नहीं लेते हैं और एक रस का आहार बहुत सेवन करते हैं, जो कि आयुर्वेद में निषिद्ध बताया गया है। उसके बाद में फल के बारे में अगर बात करें तो लोगों का बहुत प्रिय होता है एप्पल। काफी लोग एप्पल का सेवन करते हैं, जिसे हम फल मानते ही नहीं है। हम ऐसा कहते हैं कि जिस ऋतु में और जिस देश में जिस फल की उत्पत्ति हो उस फल का सेवन करना चाहिए। थैंक यू सर। हेलो, हाँ हेलो, हेलो जी, नमस्ते सर, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इंफॉर्मेशन। माई सेल्फ अमित मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन रसायन डिपार्टमेंट। सर, मेरी एक क्वेरी थी कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ पुंसवन संस्कार इन प्रेजेंट सिनेरियो सर, मतलब अभी उसको लेकर क्या सरकार का रुख है ना, और आयुर्वेद में जैसे आपकी साइड पुंसवन संस्कार का काफी स्कोप है, तो लीगली या मतलब किस तरह हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में सर आप थोड़ा सा अपना प्रकाश डालेंगे सर। अच्छा, यह बहुत अच्छा सवाल है।
जैसे कि मैंने आपको पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में बताया है, तो इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि वो एक प्रकार के स्त्री या पुरुष इस प्रकार के गर्भवती की उत्पत्ति के लिए सहायता कर सकता है। हमारे आयुर्वेद में पुंसवन संस्कार जो है वह ग्रंथों में बताया गया है, और जो पुत्र ये जो शब्द है, यह शब्द पुत्र और स्त्री इन दोनों के लिए भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। उसमें बताया गया है कि दक्षिण जो बाजू है उसके वह पुरुष के लिए और वाम जो है वो स्त्री के लिए, इस प्रकार गर्भवती की उत्पत्ति के लिए उसका औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मगर आज का सिनारियो अगर देखा जाए और भारतवर्ष के लिए अगर कहा जाए तो इस प्रकार की बातें करना ऑफिशियली तो अलाउड नहीं है आपको, मगर आप सुप्रजनन के लिए यह कर सकते हैं पुंसवन विधि, क्योंकि इसका व्याप्ति इतना ही नहीं है कि केवल स्त्री या पुरुष, इसका व्याप्ति और भी बड़ा है। तो जहां तक हो सके कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, कोई हमारे ऊपर आक्षेप ले, इस तरह की का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह एक चीज हमारे जो बाकी के जो इफर्ट्स है, जो प्रैक्टिस है, उसको हैम्पर कर सकती है। तो ऑफिशियली तो इसके लिए अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, फिलहाल तो नहीं है। सर, हम जैसे उत्तम संतान उत्पत्ति के लिए जो अगर हम इस पुंसवन संस्कार को प्रमोट करें तो उसके लिए हमें कोई मतलब ऐसा मेडिको लीगल हैम्परनेस तो नहीं है? नहीं कर सकता। सिर्फ आप जेंडर बायस कुछ ना करें, एडवर्टाइज ना करें, और जैसे कि कुछ हम देखते हैं पेपर्स में वगैरह कि इस अमुक एक इलाज का 100% गारंटी के साथ इलाज किया जाता है, इस प्रकार का अगर हम एडवर्टाइज करें तो ही हम सफल हो सकते हैं। हमारे यहाँ सुप्रजनन के लिए हम प्रयत्न करते हैं, इस तरीके का अगर हमने बताया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा है। मिश्रा जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, Anyone? Okay. Thanks everyone for your interest. Now I would like to request our Honorable Director Sir, Mr. Rajesh Sampath Sir, to address our today's session. Hello everybody. I'm Secretary. Actually, sir is not available at the moment right now. I will be addressing on behalf of him. I'd really like to thank you so much, sir, the expert of our जिन्होंने आज लेक्चर दिया। Thank you so much. आपने इतना टाइम निकाला एंड यू आपने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया, एंड थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। बहुत अच्छा सेशन था आज का। इवन मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली आई एम MBBS डॉक्टर, तो इन दैट उस एस्पेक्ट से मुझे भी आयुर्वेद का गायनी की तरफ से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Dr. Deshpande, sir, for your guidance and for the organizing, all of your organizing team. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now I would like to call Dr. Bharti Srivastav, ma'am, an assistant professor of PTSR department, delivering board exams. Hello. 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 Yeah, please, madam, go ahead. Yeah, you are audible, madam. Yes, ma'am. Hello. Yeah. Thank you, Dr. Deepika Ji. Thank you, ma'am. Firstly, I would like to thank you everyone for this event today. Myself, Dr. Bharti Srivastav, विजय आयुर्वेदा कॉलेज मास्टर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ओपीडी सेशन के लिए डॉक्टर जगताप आयुर्वेदा रिगार्डिंग
योग्य सौरव चिकित्सा के बारे में इन्फॉर्मेशन इन्होंने मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर सारंग देशपांडे सर, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी के चलते हुए जहाँ पे पूरा विश्व जो है बहुत सारी परेशानी से गुजर रहा है, उसे अपॉर्चुनिटी का उन्होंने कलेक्ट कर इस वेबिनार में आयोजन को और कनेक्टिविटी को मौका अवसर लोगों को बढ़ा दिया। हमने महिला पार्टी के लिए जो अपन हेलो You are audible, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Continue, ma'am. You are audible. मैं आपको कहना चाहूंगी डॉक्टर सारंग सर का, जिन्होंने अभी वैश्विक महामारी के दौरान जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अजय राज सर, जो हमारे मेन स्पीकर थे, जो कोकर से खेत के छोटे से गाँव में हैं और जो विंडो एरिया में रहकर के हमारा काफी अच्छा काम कर रहे हैं और जो बहुत सारा जो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस है वो हमें दे। साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात है कि जो गायनेकोलॉजी जो फील्ड है उसमें अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं तो हम एनाटॉमिकल कंसिडरेशन के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी हमें दी, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन के योग्य प्रोटोकॉल ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मैनेजमेंट कर रही थी। अगर बारे में देखते हैं तो अगर रिवीजन करते हैं उसमें आता है अपने पास गर्मी परिचर्या और प्रसव परिचर्या और सूची करो। और एक मेन थिंग उसमें सबसे सही है लगातार जिससे हम ध्यान नहीं करते सारे हुए हैं उसमें जो रिविजन है बेटर फ्लोर को जो ध्यान में रखकर के बात है उसको पढ़ करने की पूरी विस्तृत जानकारी दी है और जो हमारा फील्ड है गायनिक का ट्रीटमेंट का उसके पास बहुत जानकारी है, इसके लिए हम बहुत देते हैं। और धन्यवाद डॉक्टर रोशी जिन्होंने को आगे किया और हम सबको सभी लोग कनेक्ट हुए और अपनी नॉलेज शेयर की और बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Bharti ma'am, for your kind words. Thank you everyone for being a part of today's session. We appreciate your presence. We would like to see you all next time too with same enthusiasm, as such great events are really precious for all of us and enlighten us with stream of knowledge. Thank you so much for joining today's session, which was conducted by Vijayshri Ayurveda College and Hospital. Thank you all. Thank you, Ajay Raj sir. Thanks again. Thanks. अभी का अभी तो आएगा।